हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु के विषय में। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पुष्पराज एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लेक्चर शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। आखिर हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश की जलवायु हमारी कैसी है। हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु जो है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम उसका चित्र के माध्यम से समझेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक पाए जाने वाली ताप हो गया, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप पाया जाना ही जलवायु कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जलवायु उसे कहते हैं जो लंबे समय से हमारे ताप, वर्षा, आर्द्रता इन सभी पर प्रभाव डालती है। तब हम कह सकते हैं कि जलवायु है। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडल की दशा को मौसम कहा जाता है, जबकि मौसम का दीर्घकालीन औसत रूप ही जलवायु कहा जाता है। मौसम थोड़ा उससे छोटा होता है, लेकिन जलवायु मौसम से थोड़ा लंबा होता है। या पूरे देश की तरह हमारे मध्य प्रदेश में भी जलवायु पूर्णतः मौसमी अर्थात मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जलवायु को हम ऐसे समझेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष के लंबे समय तक, जैसे किसी स्थान, किसी जगह में मौसम की स्थिति जो होती है उससे जलवायु कहते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इससे पहले हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। सबसे ऊपर में हमारा सेंटर पॉइंट पर है 80°90'। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। (80°90'। यहाँ पर शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध है। ये 66.5° है। इन्हीं के नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जो कि 23 से 1/2 इतना। इसी के मध्य में यहीं पर सेंट्रल पॉइंट पर जाते हैं उष्ण
उष्णकटिबंधीय। ये हमारा बीचों बीच का लाइन जो है ये विषुवत रेखा या फिर इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। इनके नीचे भी 23.5 66.5 यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पर 8:80°90' है। इस इलाके में हमारा ये मकर राशि रहता है, मकर रेखा। हम समझते हैं कि इधर शीत कटिबंध रहता है, ये इस इलाके में और शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय यहाँ पर बीच में आ जाता है। यहाँ भूमध्य रेखा या कर्क रेखा होने के कारण यहाँ गर्मियाँ बहुत तेज़ी से पड़ती हैं। इस कारण से हम उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत लाते हैं और यही के बीच हमारा भारत है, इसी के आसपास, और यही भारत के अंदर हमारा मध्य प्रदेश है। इन्हीं कारण हमारा मानसूनी जलवायु जो कि यह उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं जलवायु के विषय में, इसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। यह हमारा सूर्य है। सूर्य यहीं से बीचों बीच हमारा भूमध्य रेखा जाती है।
21 मार्च को बाईस दिसंबर 23 सितंबर और यहाँ पर आ जाता है 21 जून। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा। 21 मार्च को हमारा सूर्य सीधा इस किरण पर पड़ती है, जिस कारण हमारे इस बीच के सेंटर, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, इसमें कर सूर्य इधर पड़ती है सीधा। इस कारण इसे दोनों एरिया में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, इस कारण यह इस स्थान पर हमारा गर्मियाँ बहुत तेज बढ़ जाती हैं। इसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को हम उष्णकटिबंधीय कह सकते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या मकर रेखा। ये हमारा कर्क रेखा है। फिर कर्क रेखा धीरे धीरे उत्तरायण होती है, उत्तरायण होते हुए इधर आ जाती है, इधर उत्तर के साइड में। 21 जून को सूर्य हमारा इधर पहुंचती है उत्तरी गोलार्ध में। तब हमारा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पर, और दक्षिणी गोलार्ध का दिन सबसे छोटा होता है। फिर इसके बाद सूर्य जो है तो इधर आता हुआ ये इधर आ जाता है विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है। तब हमारा कर्क रेखा बीज को सेंटर पर चमकता है इधर ऐसे, जिससे हमारे दोनों इलाके में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों एरिया में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन व रात बराबर होते हैं इसका। फिर हमारा सूर्य विषुवत रेखा के बाद इधर आ जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में आ जाता है। इस कारण हमारा दक्षिणी गोलार्ध जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात यहाँ पर होती है उत्तरी गोलार्ध में। इस कारण हम कह सकते हैं कि हमारा सूर्य जो है यह जिस इलाके में चक्कर लगाती है, वहाँ की दिन और रात में परिवर्तन होता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ हम थ्योरी के माध्यम से समझेंगे और अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। जिस जगह पर हमने चित्र को समझा है उसकी थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य जो है लंबवत चमकता है। वहाँ जैसे सूर्य जो है विषुवत रेखा पर सीधा ऐसे गिरती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध, ये मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, जिसे हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। फिर हमारा सूर्य जो है
21 जून की स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। कर्क रेखा पर लंबवत चमकती, जिससे सूर्य जो है कि इधर आता हुआ ऐसे आ जाती है 21 जून को। अब यहाँ से लंबवत चमकती है, तब हमारा उत्तरी गोलार्ध जो है यह सबसे बड़ा दिन कहलाता है, किंतु दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। फिर एक बार थ्योरी समझ लीजिए जी कि 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं, जिसे हम बसंत विषुव के नाम से जानते हैं। फिर 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, वहाँ पर वह 21 जून को पहुँचता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है, जिस कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहलाता है। और वहीं उसके विपरीत देखें तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। अब 21 जून के बाद सूर्य जो है यह दक्षिणायन 21 जून के बाद ऊपर से नीचे के क्रम में ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहुँचता है 23 सितंबर को सूर्य। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, इसलिए दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को हम शिशिर विषुव के नाम से जानते हैं। 21 जून के बाद सूर्य जो है कि सीधा विषुवत रेखा पर पहुंचता है 23 सितंबर को, जिससे हमारे दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध हो या फिर दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में बराबर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सबसे नीचे दक्षिणी साइड में, यह 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का दिन सबसे बड़ा दिन होगा, जबकि उत्तरी गोलार्ध का दिन सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 73 से 74%। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा जो होती है उसे हम मावठ वर्षा या अमृत वर्षा के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। समुद्र से दूरी, कहने का मतलब है कि हमारा मध्य प्रदेश जो लैंड लॉक कंट्री है, न तो किसी दूसरे अदर देशों से सीमा बनाती है और न ही कोई समुद्री सीमा से बिलोंग करती। इस समुद्र से दूरी होने के कारण, समुद्र से दूरी अधिक होने से तापांतर अधिक होती हैं, जिससे हमारी जलवायु ज़्यादा प्रभावित होती हैं। फिर इस दूसरा कारण है कि कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है कि हमारे मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है, जिसके कारण जून का महीना सबसे अधिक गर्म हो जाता है। फिर है पर्वतों की स्थिति। हमारे मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत हो गए और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के कारण वहाँ अधिक वर्षा हो जाती है। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एक मिनट समझिए फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए ये हमारा गोलार्ध हो गया और यहाँ से ये उत्तरी गोलार्ध मान लीजिए, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ से हमारे विषुवत रेखा जाती है, इसे हम विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं या फिर मानसून बोल सकते हैं, मानसूनी। यहीं पर शीतोष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा जाती है। अब इन्हीं के बीच में हमारा भारत है। अब भारत के अंदर जो है हमारा मध्य प्रदेश है। इस कारण हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा के नज़दीक उष्णकटिबंधीय
मानसून के अंतर्गत आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। चलिए हम थ्योरी को स्टडी करते हैं। कि भूमध्य रेखा मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन समझ लेते हैं। कि उत्तर का मैदान यहाँ पर बुंदेलखंड आ जाता है और मध्य भारत पठार रीवा पन्ना का पठार शामिल है। समुद्र से दूर होने के कारण सर्दी और गर्मी दोनों ही तीव्र हैं। यह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। वर्षा जो है कि बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। मालवा का पठार जो है कि यह सम जलवायु के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक वर्षा जो है कि यह अरब मानसून से होती है। चीनी यात्री फयान ने इसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। यस, ये मान लीजिए हमारा उत्तर का मैदान है। उत्तर का मैदान है। यहाँ पर मालवा क्षेत्र रहता है। मालवा, यहाँ पर नर्मदा घाटी, यहाँ पर विंध्य पहाड़ी, इधर यूपी की बॉर्डर लग जाती है। इधर छत्तीसगढ़ जी, इधर महाराष्ट्र है नीचे, इधर गुजरात है, इधर राजस्थान। उत्तर के मैदान सबसे ऊपर जो कि यह उत्तर दिशा में है, इसे हम उत्तर का मैदान कहते हैं। यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ अधिक गर्मी होती है और अधिक सर्दी भी पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र जो हमारा है यहाँ सम जलवायु पाई जाती है, ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंड है। इसके नीचे नर्मदा घाटी जाता है। यहाँ पर अधिक तो गर्मी है और सामान्य ठंड हो जाती है। इन्हीं के बीच में कारण क्या है कि
इनके बीच में एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, जो कि ताप्ती घाटी से होता है, भ्रंश घाटी से ये गुजरात की खंभात खाड़ी में चली जाती हैं। इस नदी के नीचे जो कि है सतपुड़ा पर्वत आ जाती है और यहाँ आसपास आ जाती है विंध्याचल पर्वत। इन दोनों के मध्य से गुजरने के कारण हमारी वर्षा की आर्द्रता अधिक हो जाती है, जिस कारण नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है यह अधिक गर्मी पड़ती है और सामान्य ठंडी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, ये फैक्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ पर चल रहे थे? हाँ, ये है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र जो है यह विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, जो कि सम जलवायु क्षेत्र रहता है। जो हमने मैप बनाया था इधर साइड में, यहीं पर हमारा विंध्याचल पर्वत है और इन्हीं के आसपास बुंदेलखंड है। यहाँ पर देख लेते हैं कि ठंडी गर्मी दोनों ही साधारण है। यह पचमढ़ी अमरकंटक इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ वर्षा जो कि है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आप समझते हैं नर्मदा घाटी के बारे में, जो कि सबसे मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान माना जाता है नर्मदा घाटी। यह कर्क रेखा के लगभग समानांतर होने के कारण गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन सर्दियों में साधारण सर्दी पड़ती है। मध्य प्रदेश की ऋतुएं 3 भागों में विभाजित हैं। पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है शीत ऋतु और तीसरा है वर्षा ऋतु। इन अधिकतर इन 3 ही के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन चौथा भी बीच में आ जाता है कभी। ग्रीष्म ऋतु में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, जिससे मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ जाती है। यहाँ की तापमान सबसे ज़्यादा होती है गंज बसौदा विदिशा जिले में। 1995 में 48.7 डिग्री मापा गया था, लेकिन 2008 से 2012 में सर्वाधिक तापमान बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को माना गया है। 2013 में छतरपुर के खजुराहो के नौगांव में दर्ज किया गया था। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना जो कि है सबसे गर्म होता है, जबकि मार्च महीना जो है यहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इस ऋतु को हम यूनाला के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु सितंबर अक्टूबर के समय में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। राज्य में न्यूनतम तापमान वाला स्थान जो कि यह शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन 2002 में सबसे कम तापमान कम तापमान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में रहा है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को हम लू के नाम से जानते हैं। हमारे स्थानीय लोग जो कि भारत में या कि मध्य प्रदेश में रहने वाले हर एक निवासी जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है हवा को हम लू के नाम से जानते हैं। अब दूसरा ऋतु आ जाता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु इसे हम चौमासा भी कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। यह बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जो कि जुलाई अगस्त माह में 75 से सेंटीमीटर, जो कि पश्चिमी भाग में हम देखें तो 75 से 90 सेंटीमीटर होती है। यहीं पर महादेव पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का औसत वर्षा देखें तो 125 सेंटीमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश का औसत वर्षा के बारे में चर्चा करें तो 112 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा
यह नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर है। यही न्यूनतम वर्षा जो कि भिंड में 55 सेंटीमीटर। बघेलखंड पठार या रीवा पन्ना रीवा बिंद ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी शाखा का मिलन होता है। अब तीसरा ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा ऋतु है शीत ऋतु। शीत ऋतु जो कि यह नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, अतः मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है और मध्य प्रदेश का औसत तापमान हो जाता है 20.9 सेंटीग्रेड से 26 डिग्री 6 सेंटीग्रेड हो जाती है। इस ऋतु में जो वर्षा होती है उसे लोग मावठ वर्षा कहते हैं। ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली ऋतु वेधशाला है इंदौर में। मध्य प्रदेश का वितरण के आधार पर हम समझ लेते हैं वर्षा। अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, इन दोनों ही शाखा से वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा की चर्चा करें तो यह दक्षिण पूर्वी भागों से वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा जो कि उत्तर पश्चिम भाग से होती है। 75 सेंटीमीटर का समवर्षण रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी व पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। वर्षा विभिन्नता के आधार पर हम 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। अधिक वर्षा का क्षेत्र, यह अधिक वर्षा है दक्षिण पूर्वी हिस्से 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ की लोकेशन समझते हैं कि यह पचमढ़ी महादेव पर्वत यानी मंडला हो गया, सीधी और बालाघाट आदि क्षेत्रों पर इनका प्रभाव है। अधिक वर्षा आने का कारण क्या है? यहाँ पर नर्मदा घाटी से आने वाली अरब सागरीय मानसून की शाखा है। औसत वर्षा से अधिक वर्षा जो कि 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। क्षेत्र है बैतूल हो गया, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा सिवनी, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर आदि जिले आ जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण इन जिलों में आर्द्रता अधिक होने से अधिक वर्षा होती है। तीसरा है औसत वर्षा वाले क्षेत्र 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास या उत्तर पूर्वी जिले आ जाते हैं। यह मध्य उच्च पठार यानी बुंदेलखंड पठार आ जाता है, रीवा पन्ना का पठार। कुल मिलाकर इसमें 3 पठार जाते हैं, मध्य उच्च पठार, बुंदेलखंड पठार और रीवा पन्ना का पठार। इसमें औसत वर्षा होने के कारण जो कि वायुमंडलीय आर्द्रता का कम होना एवं क्षेत्रीय आर्द्रताकृतियों का प्रभाव पड़ती है। कम वर्षा वाले, ये चौथा है, यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर। दक्षिण पूर्वी मानसून यहाँ तक पहुँचते आर्द्रता रहित हो जाता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में न्यून वर्षा होती है। इन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं कि नीमच हो गया, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, इन क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में कम वर्षा होती है। इसीलिए यहाँ के जो वृक्ष हैं वे कांटेदार होते हैं, क्योंकि अपनी पत्तियों को, अपने रंध्रों को, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए वे पानी की तलाश करते हैं, जिससे पानी काफ़ी मात्रा में मिलती है कम, जिस कारण ये यहाँ के वृक्ष जो हैं ये कांटेदार होते हैं। अब हम मध्य प्रदेश के जलवायु विभाग की चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को किन महापुरुषों ने विभाजित किया है। AR सुब्रमण्यम हैं और श्रीमन नारायण। इन्होंने तापमान और वर्षा के वितरण को आधार मानकर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राज्य को 3 जलवायु प्रकारों में बांटा है। पहला है अर्ध शुष्क
तथा स्टेपी प्रकार की जलवायु। दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा की जलवायु। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु के अंतर्गत ये बांटा है। अब एक और कंस्ट्रक्ट दिए हैं, वो महोदय हैं थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया है। इन्होंने बताया है कि तर अल्पाद्र जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है और शुष्क अल्पाद्र जलवायु क्षेत्र है, आर्द्र शुष्क अल्पाद्र जलवायु क्षेत्र है। इन 2 महापुरुषों ने हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु को अपने अनुसार इन्होंने स्टडी करके बांटा है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। इसे कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारे MPPSC आयोग के द्वारा जो सिलेबस में दिए गए, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट बेस पर ये इन प्रश्नों को पेपर में पूछता है। तो फ्रेंड्स, इसे कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब रिकॉल कीजिएगा और उन्हें स्टडी कीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो है कि मिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। हम अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।